अर्ध तरंग गिरफ्तारी की वीडियो लेक्चर सीरीज में इस वीडियो में बात करते हैं वोल्टता नियमन के बारे में, अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। देखिए, पार्ट सेकंड हाफ वेव रेक्टिफायर का जो पार्ट सेकंड वीडियो था उसमें दिष्ट धारा और दिष्ट धारा या दिष्ट घटक के प्रभावी मान यानी कि औसत मान के बारे में हम बात कर चुके हैं। औसत मान हमारे को IDC इक्वल टू IM अपॉन पाई प्राप्त हुआ था। देखिए IM, और इसके बाद में हमने कहा था कि दिष्ट वोल्टता EDC इक्वल टू कितना था, IDC इंटू RL। तो देखिए, जो पार्ट सेकंड का जो वीडियो था हाफ वेव रेक्टिफायर पार्ट सेकंड, उसमें दिष्ट घटक के औसत मान और दिष्ट वोल्टता की वैल्यू के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। तो EDC इक्वल टू IDC इंटू RL, और IDC का मान क्या था, IM अपॉन पाई इंटू RL, और IM का मान जो था वो यदि हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आता है EM अपॉन पाई R प्लस RL इंटू RL। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है ये और ये, इससे हम एक चीज़ ये कह सकते हैं कि जो निर्गत दिष्ट वोल्टता है, यानी कि हमारे को जो आउटपुट में जो वोल्टेज प्राप्त हो रही है वह दिष्ट धारा IDC और लोड रेजिस्टेंस RL पर डिपेंड करती है। यानी कि दिष्ट वोल्टता निर्गत वोल्टता किस किस पे डिपेंड करती है, IDC यानी कि निर्गत दिष्ट धारा पर, और लोड रेजिस्टेंस RL पर। इसका मतलब ये हुआ कि निर्गत दिष्ट धारा जो है उसमें किसी प्रकार का यदि परिवर्तन होता है तो निर्गत दिष्ट वोल्टता में भी परिवर्तन होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वोल्टता नियमन को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि निर्गत जो दिष्ट वोल्टता है उसमें लोड के साथ में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखिए, ये जो लोड है RL, इस पर और जो निर्गत दिष्ट धारा या दिष्ट धारा जो थी IDC, इन दोनों पर निर्भरता के कारण हम ये कहते हैं कि निर्गत दिष्ट वोल्टता नियमित नहीं है। क्यों? क्योंकि वह निर्गत धारा, दिष्ट धारा और लोड प्रतिरोध RL पर निर्भर करती है। तो अब देखिए, अब हम ये कहते हैं कि लोड धारा यानी कि लोड में से जो प्रवाहित हो रही है धारा वो कितनी है, IDC में परिवर्तन होने के साथ साथ IDC में परिवर्तन होने के साथ साथ निर्गत वोल्टता में परिवर्तन जो हो रहा है उसका मापन वोल्टता नियमन से किया जाता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, निर्दिष्ट धारा IDC के साथ या IDC के सापेक्ष निर्गत वोल्टता में परिवर्तन का मापन वोल्टता नियमन से किया जाता है। किससे किया जाता है, वोल्टता नियमन। अर्थात वोल्टता नियमन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं कि निर्गत जो धारा थी, दिष्ट धारा थी, उसमें परिवर्तन होने के कारण से जो निर्गत दिष्ट वोल्टता है उसमें परिवर्तन का मापन किया जा रहा है, उसे वोल्टता नियमन कहते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो आदर्श शक्ति प्रदायक वो होता है जिसमें आउटपुट जो वोल्टेज है वो लोड रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। देखिए, एक बार पुनः मैं बताऊं, आदर्श यानी कि आइडियल जो पावर सप्लाई है उसका मतलब ये होता है कि जो उससे जो आउटपुट वोल्टेज जो हमारे को मिलता है वह लोड रेजिस्टेंस RL पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। यानी कि उससे जो मिलने वाला जो वोल्टेज है आउटपुट में वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो अब यहाँ पर वोल्टता नियमन जो है इसकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम कहते हैं कि लोड जो लगाया हुआ है RL, उसकी एब्सेंस में उसको हटाने पर, यानी कि लोड प्रतिरोध
हटाने पर, हटाने का मतलब क्या हो गया, RL इक्वल टू कितना हो गया, इन्फिनिटी, अनंत हो गया। लोड प्रतिरोध RL हटाने पर यानी कि RL का मान अनंत करने पर निर्गत वोल्टता का पूर्ण लोड की उपस्थिति में, पूर्ण लोड यानी कि फुल लोड कितना है, RL, यानी कि नो लोड, एक तो हो गया विदाउट लोड, RL इक्वल टू नो लोड। नो लोड का मतलब हो गया जब तार कनेक्ट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो वहां प्रतिरोध कितना हो गया, अनंत हो गया। तो और उसका फुल लोड, पूर्ण लोड की उपस्थिति देखिए, निर्गत वोल्टता जो थी उसका विदाउट लोड यानी कि नो लोड की, यानी कि हमने कहा कि RL इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि अनंत का पूर्ण लोड की उपस्थिति में जो सापेक्ष आनुपातिक परिवर्तन में या उपस्थिति के सापेक्ष आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन क्या कहलाता है, वोल्टता नियमन कहलाता है, वोल्टता नियमन कहलाता है। अब इसका फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं यहां पर, VR इक्वल टू V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला बना, V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड इनटू क्या आ गया, 100%। तो यह वोल्टता नियमन का फॉर्मूला हमारे को प्राप्त होता है। अब देखिए EDC की वैल्यू हम ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। आदर्श, मैंने कहा कि आदर्श शक्ति प्रदायक, आदर्श पावर सप्लाई यानी कि आइडियल जो पावर सप्लाई है उसके लिए VR इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि आइडियल वोल्टेज, आइडियल जो पावर सप्लाई है उसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए V नो लोड, पहले EDC की वैल्यू निकाली थी अपन ने थोड़ी देर पहले, तो क्या थी, EM अपॉन पाई R प्लस RL इंटू RL। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था EDC का, जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, EM अपॉन पाई RL अपॉन R प्लस RL। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इसी को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, EM अपॉन पाई 1 माइनस R अपॉन R प्लस RL। ठीक है, थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। तो EM अपॉन पाई 1 माइनस R अपॉन RL मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ EM अपॉन पाई माइनस EM अपॉन पाई इंटू R प्लस RL इंटू R। ये क्या था आपका, IDC था क्या, EM अपॉन पाई R प्लस RL क्या था, IDC था। तो देखिए इस कंप्लीट फॉर्मूला को अब हम क्या लिख सकते हैं, EDC इक्वल टू EM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R। ठीक है, जहां पर EM अपॉन पाई R प्लस RL क्या था, IDC था, तो IDC इंटू R। अब ये देखिए कि यह जो समीकरण हमारे को प्राप्त होता है, ये EDC की वैल्यू प्राप्त होती है, जिसमें EM अपॉन पाई एक पावर सप्लाई है जिसकी नियत वोल्टता है, और IDC निर्गत धारा है, और R क्या है, उस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना सकता हूँ आपके सामने। यहाँ पर ये हो गया EDC इक्वल टू EM, EDC इक्वल टू क्या हो गया, EM अपॉन पाई।
धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, IDC, ठीक है। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका, R। तो हमारे को जो आउटपुट है, ये तो हो गया लोड रेजिस्टेंस, और इस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R इंटरनल इक्वल टू कितना है, R। तो यहाँ पर IDC प्रवाहित होने के कारण से लोड रेजिस्टेंस पर जो धारा मिलेगी EDC इक्वल टू EM अपॉन पाई का सोर्स हो गया, EM अपॉन पाई का वोल्टेज सोर्स हो गया। IDC धारा प्रवाहित हो रही है, और इस जो सोर्स है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R हो गया। तो इस लोड रेजिस्टेंस जो RL है, इसके सिरों पर वोल्टता मिलेगी हमारे को EM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम बन गया हमारे पास। तो इसके साथ बाद में इसके एक IDC के साथ में यहाँ पर मैं कह देता हूँ ये EM अपॉन पाई, और ये क्या है EDC। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि EM अपॉन पाई एक नियत वोल्टेज का सोर्स है। IDC के मान के बढ़ने के साथ साथ EM अपॉन पाई में कमी होती जाती है, या EDC में कमी होती जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए हमने एक जो फॉर्मूला था अपना, जो EDC की निर्गत वोल्टता जो प्राप्त हुई थी, उसमें हमने मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके एक इस प्रकार से एक डायग्राम बनाया है कि जो हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वोल्टता कितनी है, EM अपॉन पाई, लेकिन इस सोर्स का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है R। तो जो लोड रेजिस्टेंस RL पर जो प्राप्त वोल्टता होगी, निर्गत वोल्टता, वो IDC बढ़ने के साथ साथ कम होती जाएगी। इस प्रकार से हमने थोड़ा सा मतलब कि वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन करने के लिए यह डायग्राम बना लिया है कि अब IDC का मान बढ़ने के साथ साथ में EM अपॉन पाई की वैल्यू, IDC का मान जो है EM अपॉन पाई से कम होता जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास EM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R जो फॉर्मूला बना। अब देखिए मैंने कहा था नो लोड, यानी कि नो लोड, तो RL इक्वल टू इन्फिनिटी होते ही EDC का मान कितना आ गया, EM अपॉन पाई मिल गया। तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए हमने कहा था EM अपॉन पाई माइनस EM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R अपॉन EM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R, ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, और ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस IDC इंटू R, EM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R। अब यहाँ पर वो जो फॉर्मूला था अपने पास EDC इक्वल टू EM अपॉन पाई इंटू R प्लस RL इंटू RL, ये था। तो यहाँ देखिए EM अपॉन पाई की वैल्यू इधर रख देते हैं, EDC इंटू R प्लस RL अपॉन RL इक्वल टू क्या आ जाएगा, EM अपॉन पाई। तो ये वैल्यू यहाँ पर EM अपॉन पाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फाइनल फॉर्मूला अपने पास VR इक्वल टू R अपॉन RL प्राप्त होता है। तो VR इक्वल टू कितना प्राप्त होता है, R अपॉन RL प्राप्त होता है। ये वोल्टेज रेगुलेशन है जो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, R और RL पर। जहाँ पर R क्या था, R को मैं वापस बताना चाहूँ तो R इक्वल टू था RS प्लस RF, जहाँ RS क्या है, ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध था। RF क्या था, डायोड का फॉरवर्ड बायस में प्रतिरोध। तो वोल्टता नियमन का फॉर्मूला R अपॉन RL प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वोल्टता नियमन जो है लोड रेजिस्टेंस RL तथा जो ट्रांसफॉर्मर के द्वितीय कुंडली और डायोड का जो प्रतिरोध था
उन दोनों पर निर्भर करता है। यानी कि आरएल के मान में वृद्धि यदि की जाती है, आरएल का मान यानी कि लोड रेजिस्टेंस के मान के बढ़ाने के साथ में वोल्टेज रेगुलेशन को कम किया जा सकता है। और मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आदर्श शक्ति प्रदायक यानी कि आइडियल पावर सप्लाई जो होती है उसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आरएल यानी कि लोड रेजिस्टेंस आरएल के मान में वृद्धि करने पर वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसको नियमित किया जा सकता है। यह वोल्ट का नियमन कहलाता है।